हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन के बारे में। साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन सीएसआईआर द्वारा प्रकाशित होती है। सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा अक्टूबर 2020 का ये संस्करण है मेरे पास। संस्करण इंग्लिश में ही प्रकाशित होता है, हिंदी में नहीं आता। हिंदी में दूसरी मैगज़ीन आती है विज्ञान प्रगति के नाम से, उसका एनालिसिस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक नीचे पड़ा हुआ है। दोनों में आर्टिकल्स अलग अलग होते हैं, विज्ञान प्रगति में भी और साइंस रिपोर्टर में भी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन के बारे में। मैगज़ीन जो है वो साइंस के करंट अफेयर्स को कवर करती है। पिछले एक महीने में साइंस के क्षेत्र में जो भी करंट अफेयर्स नए बने हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि जिससे मानव पर प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे कोविड-19 के बारे में इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो हम इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स यहाँ से निकाल करके इस मैगज़ीन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और एनालिसिस करने से पहले एक बात पहले बता दूँ कि मैंने इस मैगज़ीन को पूरा पढ़ लिया है और इसके अंदर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में 3 लाइन का या 4 लाइन का क्वेश्चन बना के दे सकती है, इस टाइप के पॉइंट्स देखेंगे हम। यहाँ फालतू के पॉइंट्स नहीं देखेंगे जो कि सिर्फ बायोलॉजी ऑप्शनल या फिर नीट वगैरह के स्टूडेंट्स को देखने चाहिए। तो उन पॉइंट्स का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, उनको हम किसी कीमत पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आइए फिर देखते हैं। ये आपका कंटेंट हो गया, इसके अंदर ये आर्टिकल्स हैं। ऑलराइट। अब पहला आर्टिकल ये है जो आपकी ये मैगज़ीन थी अक्टूबर वाली। इसका जो मेन थीम था वो यही था कि सीएसआईआर जो कि ये मैगज़ीन प्रकाशित करता है, उसकी स्थापना को 79 ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ उसने 79 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 7 डिकेड्स तो पूरे हो गए हैं, लेकिन 8th डिकेड भी यहाँ पर पूरा ही होने वाला था। तो ये इन्होंने यहाँ पर कुछ इसके बारे में प्रीफेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ काम की थी, वो ये थी कि जो सीएसआईआर है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। तो 1942 आपको याद रखना है। कभी आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ ले, 2-3 और ऊपर के दे दे, फिर बीच में सीएसआईआर डाल दे, तो आपको पता होना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए कि 1942 में यहाँ पर सीएसआईआर की स्थापना हुई थी। और राइट, फिर ये इनका कवर स्टोरी थी। तो सीएसआईआर ने सेलिब्रेट किया 79th फाउंडेशन डे। ओके। तो इस आर्टिकल जो इन्होंने ये पहला आर्टिकल लिखा है, इसमें सीएसआईआर के जो ये डायरेक्टर हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे, इनका इंटरव्यू लिया गया। और इंटरव्यू बिल्कुल भी काम का नहीं था, क्योंकि इन्होंने सीएसआईआर के कुछ कामों को बताया। हम सिर्फ उन कामों को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, द जर्नी ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR हैज़ बीन क्लोजली इंटरवीन्ड विद द जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 1942 में बना था, तो इंडिपेंडेंस से पहले ही बन गया था। CSIR इज़ अ असेंबली ऑफ 38 नेशनल लेबोरेटरीज दैट हैव प्लेड ए पार्टनरशिप रोल एट एवरी स्टेज इन द स्ट्रगल ऑफ अ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इन्होंने 38 नेशनल लेबोरेटरीज़ के साथ मिलकर जो इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो तरक्की हुई उसमें बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ सीएसआईआर का देखने को मिला है। ये है सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल, आप इनका यहाँ पर फ़ोटो भी देख सकते हैं। ऑलराइट, आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। सीएसआईआर ने किया क्या है। सीएसआईआर हैज़ मैनी अदर फर्स्ट टू क्रेडिट। तो इसको काफ़ी क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया कंट्री का पहला इंडिजीनियस ऑल कंपोजिट एयरक्राफ्ट जिसका नाम था हंस। इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला 14 सीटर प्लेन जिसका नाम था सारस। सीएसआईआर ने एस्टेब्लिश किया फर्स्ट टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में पहली बार ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। ओके। तो दुनिया में अगर कहीं पर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनी है पहली बार, तो वो बनी है इंडिया में, और बनाई किसने है, सीएसआईआर ने। विच इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल वेल्थ। तो कंट्री की ट्रेडिशनल वेल्थ का ये डॉक्यूमेंटेशन है। ट्रेडिशनल वेल्थ का मतलब है आयुर्वेदा या आयुष जो होता है ना, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, मेडिसिन, तो उन सब का यहाँ पर ट्रेडिशनल वेल्थ का संग्रहण करने के लिए यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है, ताकि कोई दूसरी कंट्री किसी भी क्षेत्र में पेटेंट यूज़ ना कर सके। टू प्रिवेंट आवर वेल्थ फ्रॉम बीइंग प्लंडर्ड थ्रू पेटेंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेदा का एक जो आपने हिस्सा उठाया और उसको पेटेंट ले लिया आपने, ठीक है, अपने नाम से। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया का सिस्टम है और हम इसकी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी बना चुके हैं। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक। फिर एक पॉइंट और रह गया।
अवर साइंटिस्ट वर ऑल्सो द फर्स्ट टू सिक्वेंस द कंप्लीट जीनोम ऑफ एन इंडियन। ठीक है, तो हमने किसी इंडियन का पहला जीनोम भी तैयार कर लिया है। जीनोम क्या होता है? जेनेटिक संरचना जीनोम कहलाती है। हर एक आदमी के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए, उसको ही जीनोम कहते हैं। कि दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन। ओके, इस पर हमें रिसर्च नहीं करनी। ओके, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, ये सब इनके प्रोडक्ट्स वगैरह बताए गए हैं कि इन्होंने ये ट्रैक्टर बनाया, इन्होंने इस तरह की साग सब्जी भी उगाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कई तरह के, ठीक है, जो है इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसका काम था। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा थोड़ा सा कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने क्या किया। कोविड-19 में इनकी एक स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजी ये थी कि डिजिटल एंड मोलिकुलर सर्विलेंस सिस्टम तैयार करेंगे, रैपिड एंड इकोनॉमिक डायग्नोसिस, हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स, पीपी किट, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। ये हर किसी ने किया, इन लोगों ने भी यही काम किया। ओके, तो ये इनका मॉड्यूल था कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर सिर्फ कोविड-19 की बात हुई है, यहाँ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये सब आपके लिए। यूपीएससी नहीं पूछती इतनी पेचीदा चीज़ें। यह देखिए, फिर ये दिया गया है कि सीएसआईआर ने जो है चाहे वो अर्थक्वेक हो, जैसे भुज में अर्थक्वेक आया या उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आई या चेन्नई या केरल में कभी फ्लड आए, तो उन सब से लेकर के भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी इसने जो है योगदान दिया उससे निपटने के लिए। और अब करंट क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 का, तो उससे भी निपटने के लिए ये सीएसआईआर पूरी सहायता कर रहा है। 1942 से लेकर के अब तक काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पर किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, डिजास्टर आया हो या फिर पेंडेमिक। ऑल राइट, ओके, देन देयर इज़ नथिंग टू रीड इन दिस आर्टिकल। लेट्स फर्दर मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। ओके, तो ये आर्टिकल देखिए, अनरेबलिंग द कोरोना वायरस जीनोम। तो कोरोना वायरस के जीनोम को अनरेबल करने में कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं। ठीक है, जीनोम मैंने अभी बताया कि जो भी विषाणु जीवाणु कोई भी हो, पृथ्वी पर कोई भी हो, उसका एक डीएनए संरचना होती है या आरएनए संरचना होती है, उसको ही कहते हैं उसका जीनोम। कोरोना वायरस के जीनोम को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए इस आर्टिकल को यहाँ पर निकाला गया है। हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक, नाउ हाउ डज़ अ कोरोना वायरस जीनोम फंक्शन। कोरोना वायरस का जो डीएनए या आरएनए है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। क्या सार्स कोविड-19 इसका ये नाम है, साइंटिफिक नाम कह सकते हो आप इसको कोरोना वायरस का, इज़ अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो ये पॉइंट आपसे कभी पूछा जा सकता है कि जो कोरोना वायरस है वो निगेटिव सेंस था या पॉजिटिव सेंस था। अब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि निगेटिव सेंस क्या होता है और पॉजिटिव सेंस क्या होता है। ठीक है, वो फिर डिटेल में चला जाएगा ना। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए है, गौर फरमाइए, आरएनए वायरस है, नॉट डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस का सिंथेसाइज करना आसान होता है, आरएनए वायरस को सिंथेसाइज करना आसान नहीं होता। तो कोरोना वायरस के साथ दिक्कत यही आ रही है, इसका जो जीनोम है वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि आरएनए कैन डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटीन। तो लीजिए, आपको पॉजिटिव का मतलब भी पता चल गया कि पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि आरएनए को आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोटीन में डायरेक्टली। इसका मतलब निगेटिव का मतलब हो गया कि आप इनडायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर वो निगेटिव स्ट्रैंडेड है तो। ठीक है, सार्स कोविड 2 इज़ अ आरएनए बेस्ड जीनोम, गौर फरमाइए, आरएनए बेस्ड जीनोम विद द स्पाइक मेम्ब्रेन एंड एनवेलप प्रोटीन्स रैप्ड अराउंड इट। तो इसके चारों तरफ इतने सुरक्षा कवच यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी मैं आपको कोविड-19 का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। जब ये एंट्री करता है इन द ह्यूमन सेल्स, तो सार्स कोविड-19 2 रिप्रोड्यूस, मतलब ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है आरएनए जीनोम की, क्योंकि आरएनए जीनोम है तो आरएनए जीनोम की कॉपी बनाएगा। एंड यूजेस टू प्रोडक्शन मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल फॉर मेकिंग द सरफेस प्रोटीन कवरिंग एंड अदर प्रोटीन। और इस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है कि जो होस्ट सेल है जिस पर इसको, जैसे ह्यूमन सेल है तो उस पर इसको सरफेस प्रोटीन जो है वो कवर कर लें इसकी। दस द आरएनए जीनोम इज़ कॉपीड। तो ये आरएनए जीनोम जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ में होता रहता है। एंड अबाउट 29 प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इनटू द होस्ट सेल। दिस प्रोसेस इज रैपिड एंड कैन प्रोड्यूस अ मिलियन ऑफ कॉपीज़ ऑफ द वायरस इन अ शॉर्ट टाइम एंड कॉल्ड वायरल रेप्लिकेशन। तो ये आपकी ऐसे पूछ सकता है कि वायरल रेप्लिकेशन मीन्स, तो चार ऑप्शन देगा आपका, मतलब समझ गए ना। वायरल रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, वायरस अपनी कई सारी कॉपीज़ यहाँ पर क्रिएट कर लेता है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस, वायरस इन ए शॉर्ट टाइम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। अब ये सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है,
कि ये क्या है दिया हुआ है, ये सब ज़रूरी नहीं है, मैंने पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता हुआ है। अब यहाँ पर आप कोविड-19 की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि दुनिया में ये 100 साल बाद ऐसा कोई वायरस आया। देखिए ये हैं स्पाइक्स, ये जा कर के होस्ट सेल से चिपक जाते हैं, ठीक है जी। जैसे ह्यूमन सेल, ओके, ये हो गई इसकी मेम्ब्रेन, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ठीक है। एनवलप हो गया इसका ये वाला, और न्यूक्लियो कैप्सिड हो गया आपके ये वाले, ये सब फिर इसका अंदर डीएनए की संरचना आ गई। और जी आर एन ए, जी का मतलब आप ना समझे तो सही है, पर आप ये ज़रूर समझिए कि ये डीएनए नहीं है, ये आरएनए है, ठीक है। तो कोविड-19 का जो जीनोम है वो आरएनए टाइप है, नॉट डीएनए टाइप। तो ये आपको मोटी मोटी इसकी संरचना समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग इज़ अ टेक्निक। देखिए जैसे ये डीएनए आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इसमें हमारे पास 4 तरह के बेसिस होते हैं। उन बेसिस को कहते हैं एडोनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब ये डीएनए में अलग अलग जो है फोल्ड पर रहते हैं। जैसे ये फोल्ड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ए के साथ सी का पेयर हो सकता है, जी के साथ टी का पेयर हो सकता है। तो ये कई सारे पेयर आपको अलग अलग जो हैं जीन में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी का रंग, रूप, आकार सब अलग हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग पेयर में बने हुए होते हैं। इन पेयरों को हटा करके अगर हम इसको ATGC इसी ऑर्डर में एक पेपर पर लगा दें, ठीक है, ATGC, अगर हम इसको एक पेपर पर लगा दें तो उसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। हमने जीनोम के सारे बॉन्ड तोड़े और उसको एक सीक्वेंस में लगा दिया, ATGC के सीक्वेंस में। बात समझ रहे हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इज a technique used to sequence or read the bases ATGS in the exact order in DNA or RNA basis genome. The last 2 decades have been unprecedented and accelerated progress इन द एडवांसमेंट ऑफ सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बीच में एक मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि सीक्वेंसर का काम करता है। और कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए पिछले 2 सालों में इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हुए हैं। जीनोम्स आर सिक्वेंस्ड इन ए मशीन। देखिए सीक्वेंस करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, इसको कहते हैं जीनोम एनालाइजर, कॉमनली कॉल्ड द सीक्वेंसर। तो डीएनए और आरएनए सैंपल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स। तो आप डीएनए या आरएनए उस सोर्स से निकालेंगे, चाहे वो वायरस हो, एनिमल की जांच करनी हो या प्लांट जीनोम की आप जांच करना चाह रहे हो, सब्जेक्टेड टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। उस जब आपने वहाँ से जीनोम निकाल लिया, उसके बाद आप उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें कुछ केमिकल वगैरह ऐड करने होते हैं या केमिकल प्रोसेस करानी होती है, वो करवाते हैं और ट्रांसफर्ड ऑन टू द सिक्वेंसर, और फिर इसको सिक्वेंसर में डाल देते हैं। सिक्वेंसर में डालने के बाद अगर वो आरएनए जीनोम है तो उसको भैया अगर आपको सीक्वेंस करना है तो उसको आपको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डीएनए है तो वो ऐसे का ऐसे ही सीक्वेंस हो जाएगा। गौर फरमाइए, आरएनए को सीक्वेंस करने के लिए डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डीएनए अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएनए सीक्वेंसर्स रीड द डीएनए सीक्वेंस एंड रिकॉर्ड द डाटा। अब ये जो सीक्वेंसर बीच में यूज़ किया है, ये डाटा को रिकॉर्ड कर लेता है। द डाटा इज़ लेटर एनालाइज यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम। और जो डाटा यहाँ से मिला उसको कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम यूज़ करके ATGC में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीपल डीएनए सैंपल्स कैन बी सिक्वेंस्ड एट ए गिवन टाइम इन ए सिक्वेंसर। तो ये एक पॉइंट ऐसे ही दे देगा आपको कि पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है। तो मल्टीपल डीएनए सैंपल्स एक बार में कवर हो सकते हैं सिक्वेंसर के अंदर। जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा इज स्टोर्ड। अब इस डाटा को कर लेते हैं स्टोर। आगे हमें किसी भी चीज़ का डाटा मिला और हमने उसको फिर से सीक्वेंस किया और मैच करने के लिए हमने कंप्यूटर में डाला, तो वो पहले से ही बता देगा कि इस चीज़ का जीनोम आपके कंप्यूटर में पहले से ही है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये या उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये या तो उससे रिलेटेड है, उसके वंश का है, उसकी जाति का है, ठीक है, इसकी ब्रीड कौन सी है, ठीक है। इनको रेपोजिटरीज़ कह देते हैं। फिर जीनोम जैसे रजिस्टर वगैरह रखने के लिए काम आता है ना, इसी तरीके से जीनोम रखने के लिए आप लाइब्रेरी टाइप की बना सकते हैं और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें कोई पेड़ का जीनोम मिला और उन्हें पता नहीं है ये क्या है, तो वो उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे और उसको जब कंप्यूटर में डालेंगे तो अगर कोई मैच मिला तो पता कर सकते हैं कि हाँ ये उस चीज़ का या तो उस चीज़ की कोई ब्रीड है या फिर उस चीज़ के वंश का है, उसकी जाति का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से पता लग सकती हैं। अब ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हो जाएंगी, यहाँ हमें नहीं घुसना। और राइट, ये देखिए रेट ऑफ सार्स कोविड-19 इज़ लो। म्यूटेशन का रेट जो है वो लो है। तो ऐसे ही पॉइंट बस आप यहाँ से निकाल लीजिए।
ठीक है, तो रेट ऑफ म्यूटेशन ऑफ सार्स कोविड-19 इज़ लो। ठीक, ये सब नहीं देखना हमें। और राइट, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल आपका पूरा हुआ। यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आगे यूपीएससी नहीं जाता भाई। आप इसका इससे ज़्यादा पूछेंगे तो बायोलॉजी ऑप्शनल वाले से क्या पूछेंगे। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन का रेट है 1 से 2, 2 से 2, फिर वायुमंडल में भी फैल गया। ठीक, अब यहाँ आते हैं, ये देखिए टेस्टिंग कोरोना। तो टेस्टिंग कोरोना का मतलब है कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और कई तरह के टेस्ट यहाँ पर डेवलप हुए पूरे समय में। तो कुछ चीज़ें देखते हैं। तो टेस्ट 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 करते चले आ रहे हैं हम, 6 महीने हो गए। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो पुणे आपका महाराष्ट्र में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए कोविड-19 के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं। देखिए ये आप यूपीएससी पूछे ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है वायरल टेस्ट और क्या होता है सीरोलॉजी टेस्ट। सीरो सर्वे आजकल न्यूज़ में है, तो कोई आपके घर पे आके कहता है कि सीरो सर्वे चल रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में। तो 2 तरह के टेस्ट कोविड-19 के लिए कराए जा रहे हैं, एक वायरल टेस्ट, एक सीरोलॉजी टेस्ट। तो वायरल टेस्ट क्या है? तो वायरल टेस्ट है ओरल और नेज़ल स्वैब और सलाइवा टेस्ट। ठीक है, तो या तो ये ओरल तरीके से करेंगे या नेज़ल स्वैब के तरीके से करेंगे। लुक्स फॉर एविडेंस ऑन एन एक्टिव वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो टेस्ट है ये चेक करता है कि क्या आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन है, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। मतलब वायरस इन्फेक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो ख़त्म हो रखा हो यानी इनएक्टिव हो, या फिर एक्टिव हो। तो वो इन चीज़ों को चेक करता है। तो ये हो गया आपका वायरल टेस्ट। ठीक, अगर हम देखें तो वायरल टेस्ट फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक होता है आरटी-पीसीआर टेस्ट और एक होता है एंटीजन टेस्ट। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट आपने आपके घर में खुदा ना खास्ता कुछ हुआ हो तो आपने ये टेस्ट करवाए होंगे। आरटी-पीसीआर टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये लुक करता है, मतलब देखता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपके शरीर में है या नहीं है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपके शरीर में है या नहीं है, आरएनए या डीएनए। RT-PCR is a laboratory technique combining reverse transcription of RNA into DNA। तो RT-PCR देखिए कोविड-19 है तो उसके अंदर आरएनए होगा, तो ये RT-PCR टेस्ट इस आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है, उसका एम्प्लीफिकेशन करता है ऑफ स्पेसिफिक डीएनए टारगेट्स यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ सफिशिएंट। ओके, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में हमने बताया कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, एम्प्लीफिकेशन करेगा और फिर आपको बता देगा। आरटी-पीसीआर टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ी सी महंगी है, एक्सपेंसिव है। इट रिक्वायर्स आरएनए एक्सट्रैक्टिंग मशीन। तो पहले तो आपके शरीर में से आरएनए, यानी कि अगर कोविड-19 का वायरस आपके शरीर में है तो आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर एक लेबोरेटरी चाहिए, एक ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम ऑफ 30 सैंपल्स चाहिए। बताओ, 30 सैंपल चाहिए। द कॉस्ट ऑफ केमिकल एंड इम्पोर्टिंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कुल मिलाकर के हाई हो जाती है। एक दूसरा टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट। इस एंटीजन टेस्ट में क्या होता है? एंटीजन टेस्ट दैट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कोविड-19 डायग्नोसिस इन इंडिया गिव रिजल्ट इन 30 मिनट। तो ये सिर्फ 30 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा। एंटीजन टेस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट क्विकली बट मे बी लेस सेंसिटिव। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम है, लेकिन रिजल्ट क्विकली मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको निगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह निगेटिव रिजल्ट मिल जाएं। ठीक है, और राइट, उसके बाद ये देखिए क्या करते हैं एंटीजन टेस्ट में। एक नेज़ल स्वैब लेते हैं, वो कलेक्ट की जाती हैं। फॉर एनालिसिस इट इज़ इमर्स्ड इनटू ए सॉल्यूशन। एक स्वैब ली, उसको आपके नेज़ल के थ्रू जो है वायरस का जीनोम निकाला और उसको इमर्स कर दिया एक सॉल्यूशन में डेट डीएक्टिवेट्स द वायरस। तो वो वायरस को जो है डीएक्टिवेट कर देता है। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन आर देन पुट ऑन अ टेस्ट स्ट्रिप। इस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप स्ट्रिप पर डाली जाती हैं। देन हैज़ टू बी डन विद इन एन आवर ऑफ द इमर्शन ऑफ द स्वैब इन द सॉल्यूशन। द टेस्ट स्ट्रिप कंटेन आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़। तो जो टेस्ट स्ट्रिप होती है उसके पास आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होती हैं टू बाइंड कोरोना वायरस प्रोटीन। तो और वो सब कोरोना वायरस की प्रोटीन्स को जकड़ लेती हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस, अगर वो पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है जिसकी नेजल स्वैब को लिया गया है, द टेस्ट लाइन्स विल अपीयर ऑन द स्ट्रिप पेपर विद इन 15 मिनट। जो 15 मिनट के अंदर अंदर
वो उस पेपर पर कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाएगी जिससे कि लगेगा कि हाँ कोरोना वायरस है या नहीं है। ऑलराइट। फिर एक मार्केट में चल रहा था सीरो सर्वे, ब्लड टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट। तो एक बात तो पहले आप ये देखिए कि सीरो सर्वे में ब्लड का यूज़ किया जाता है। बात समझ रहे हैं? दीज टेस्ट आर यूज टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द बॉडी। तो ये सीधे यही ढूंढते हैं कि वायरस है या नहीं है। इन दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग ब्लड लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही काम हो जाएगा, ब्लड आपका लेना पड़ेगा। आर यूज टू फाइंड एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो एंटीजेंस को ख़त्म करती हैं, उसके चारों तरफ बाइंड होकर के और उसको ख़त्म कर देती हैं। दीज प्रोसेस आर आल्सो डिटेक्ट द क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज़। ये क्वांटिटी भी देख लेते हैं कि आपके शरीर में कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम ने कितनी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं। इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग एज इट कैन नॉट फाइंड द वायरस बट कैन डिटरमाइन इफ़ द इम्यून सिस्टम हैज़ एनकाउंटर्ड इट। तो ये नहीं देखता कि वायरस है या नहीं है, ये देखता है कि वायरस से लड़ने की क्षमता है या नहीं है। बात समझ रहे हैं? अंतर समझिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, द ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ वैलिडेटेड द यूजेज ऑफ ट्रूनेट या कैम्ब्रिज बेस्ड न्यूक्लियर एसिड एम्पलीफिकेशन बेस्ड टेस्ट। अब इस टेस्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए कि ट्रूनेट, ये अगर टर्म आपसे पूछ ली कि अभी अभी एक टर्म ट्रूनेट जो है न्यूज़ में थी, ये क्या है, तो क्या है ये जो टर्म है ये डिटेक्ट होती थी टीबी को डिटेक्ट करने के लिए कॉमनली यूज़ होती थी। अब इसका यूज़ कोरोना वायरस की टेस्टिंग पर भी किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है ट्रूनेट टेस्ट, तो इसमें आपका कॉमनली यूज़ ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती थी, पर अभी कोविड-19 को यूज़ करने के लिए डिटेक्ट हो रही है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कोविड-19 के दौरान कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। फिर ये बहुत सारी टेस्टिंग दी है, ICMR ने कितने टेस्ट किए, ऑक्सफोर्ड ने कौन सी दवाई बनाई, और दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, ये देखिए अब जो अगला आर्टिकल है वो फीचर्ड आर्टिकल, और आर्टिकल अच्छा है। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है कि क्या होता है ड्रग रीपर्पसिंग। देखिए, मैंने एक ड्रग तैयार की 10 साल पहले, मैंने कहा ये ड्रग जो है मलेरिया के यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक पर्पज़ जो है वो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए है। लेकिन अब जो है कोविड-19 वायरस आ गया, हमारे पास दवाई तो थी नहीं। हमने कहा ये जो मलेरिया के लिए दवाई बनाई थी, इसको अगर हम इस पर यूज़ करके देखें तो असर कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है ना, SCQS जैसे थी या फिर पैरासीटामोल्स वगैरह ये सब थी, तो ये सब कोविड-19 पर वर्क कर रही थी। अब हमारा पर्पस था मलेरिया को ख़त्म करने का, लेकिन अब इसका हमने पर्पस चेंज करके कोविड-19 में यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि हमने ड्रग का पर्पस चेंज कर दिया। मतलब ड्रग को रीपर्पस कर दिया। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग रीपर्पसिंग। ठीक है, तो बहुत सारी दवाइयाँ थीं, उनको कोविड-19 की थेरेपी में एज अ ड्रग रीपर्पसिंग यूज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं कि अगर आप एक ड्रग को जो है उसकी डिस्कवरी करना चाहते हैं तो उसमें लगभग आपको 10 साल लग जाते हैं, और उसकी कॉस्ट लगभग 2.5 बिलियन US डॉलर के बराबर बताई जाती है। अगर आप एक ड्रग फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो 10 साल आपको चाहिए। फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ कोविड-19 का चाइना में दिसंबर 2019 में। द रैंडमाइज एवोल्यूशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी ट्रायल्स, ये हो रहे हैं यूके के लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स में से ये एक है। तो आपको रिकवरी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि रैंडमाइज एवोल्यूशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी ट्रायल्स कौन सी कंट्री कर रही है, यूके। तो रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग का मतलब मैंने आपको बताया, पर एक फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पर आप ये देख लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ ड्रग प्रीवियसली डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज़। इन द केस ऑफ, जैसे मैंने बताया मलेरिया, तो हमने उसको बनाया था मलेरिया के पर्पज़ के लिए। For the new therapeutic purpose constituted drug repurposing, also termed repositioning और retracking। तो अब हम उसको न्यू पर्पजेज़ में यूज़ करने लगे, यानी उसका जो मेन पर्पज़ था उसको हम किसी और पर्पज़ में यूज़ करने लगे। दैट इज़ ड्रग रीपर्पजिंग। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ हमें नहीं पढ़ना। ओके, ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये दवाई थी आपकी थैलिडोमाइड। ओके, ये प्रमोट एज अ ड्रग फॉर एंजाइटी। तो इसको हमने बनाया था कि ये एंजाइटी में काम आएगी, या अगर आपको स्लीप अच्छी, नींद नहीं अच्छी आती तो यहाँ पर काम आएगी, या मॉर्निंग सिकनेस आपको है तो ये थैलिडोमाइड आपके काम में आ सकती है। लेकिन जब हमने टीबी पर इसका प्रयोग किया
तो मल्टीपल मायोलोमा और सम ड्रग रेजिस्टेंस फॉर्म ऑफ टीबी पर भी ये वर्क करने लगी। मेनली बनाई किसके लिए गई थी और यूज़ कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये इसका हो गया ड्रग रिपर्पजिंग का एक एग्जाम्पल, यहाँ मैंने आपको बता दिया, ठीक। फिर ये देखिए, सम ड्रग अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर एंटी कोविड-19 एफिशिएंसी। तो कोविड-19 से निपटने के लिए कई ड्रग यूज़ में आई, जैसे HCQS हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है। तो HCQS को हमने बाहर भी भेजा, इस दवाई का यूज़ हुआ, ठीक है। इसके लिए यूज़ नहीं होती थी ये वैसे, पर हमने इसका यूज़ किया तो ड्रग रिपर्पजिंग के लिए। फिर एक आई थी आपकी रेमडेसिविर, ओके। फिर ये कई सारी दवाइयाँ यहाँ पर आई, जैसे ये वाली थी डेक्सामेथासोन, फेविपिरेविर, एबिफेविर। तो ये सब दवाइयाँ यहाँ पर, इनके नाम भी नहीं लिए जाते हैं ढंग से। तो इस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेमोटिडाइन। तो आपको ये सब नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ जस्ट एक निगाह मारिए इन दवाइयों पर, ये सब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन दवाइयों पर एक निगाह मार लीजिएगा कि क्या क्या चल रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, ये सब मैंने बता दिया कि 2.5 बिलियन US डॉलर और 10 साल लग जाते हैं लगभग एक वैक्सीन को विकसित करने के लिए। और इस सब में यूज़ होता है लेबोरेटरी का, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स चाहिए होते हैं, एंड फाइनली ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स, फिर ह्यूमंस पर भी ट्रायल होते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। इंडिया में कौन परमिशन देता है क्लिनिकल ट्रायल की? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये परमिशन देते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल होंगे या नहीं होंगे। तो याद रखिए, क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन इंडिया में कौन देता है? डेट इज़ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सब आपको नहीं पढ़ना, खुद ही देख करके समझ जाया करो यार कि ये सब क्या पढ़ना होता है इनका, हमें नहीं पढ़ना ये। हमारा ऑप्शन बायोलॉजी ऑप्शन नहीं है, ओके। फिर बीच में आपको न्यूज़ भी सुनने को मिली होगी कि अश्वगंधा वगैरह और कुछ आयुर्वेदा का यूज़ भी हम कोविड-19 थेरेपी में करेंगे, ठीक है जी। ये सब हमें नहीं पढ़ना कि क्या लिख रहा है, ठीक है, नहीं पढ़ना, ओके। फिर ये देखिए, शॉर्ट फीचर आर्टिकल की बात करें तो रोल ऑफ GIS इन मैनेजिंग कोविड-19। GIS होता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका सब कुछ यूज़ होता है, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो वो भी है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपने आरोग्य सेतु ऐप यूज़ किया तो वो आपके चारों तरफ के मरीज़ों को बता रहा था, वो क्या है, वो एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? डाटा, सारा खेल डाटा का ही तो है। डाटा को इकट्ठा करता है, मैनेज करता है और उसको एनालाइज करता है। बात समझ रहे हैं? डाटा को इकट्ठा करता है, उसको मैनेज करता है और उसका एनालिसिस करता है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ एनालिटिक टूल दैट हेल्प्स टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा कैप्चर्ड बाय द सैटेलाइट इमेजरी। तो सैटेलाइट्स इमेज लेती हैं, फिर अगर हमें उसमें किसी और चीज़ का डाटा मिला करके डालना है तो हम वो भी डाल देंगे। इस तरीके से अभी मैं आपको समझाऊंगा, तब आपकी समझ में आएगा। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो GIS एक टेक्निकल सिस्टम है जो कलेक्ट करता है, स्टोर, मैनेज, कैलकुलेट, एनालाइज एंड डिस्प्ले। ये डाटा को इकट्ठा करता है, उसको एनालाइज करता है और एक पर्टिकुलर तरह का सिस्टम हमें बना करके देता है, जिसकी यूज़ हम ले सकते हैं कहीं पर भी। जैसे गूगल मैप आप आज का बहुत अच्छा GIS सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन, GIS इज़ ए टूल फॉर सॉल्विंग स्पेटियल प्रॉब्लम्स। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, GIS इंक्लूड जियोग्राफी। तो GIS के अंदर जियोग्राफी का यूज़ होता है, मीन्स आपकी लैंड का सिस्टम, यहाँ पर सैटेलाइट से इमेजेस ले ली जाती हैं। कार्टोग्राफी, मैप यूज़ किया जाता है, सर्वे और कंप्यूटर साइंस का यूज़ करके यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो since such of an information is inseparable from the geographical location, GIS finds application in urban planning, infrastructure planning, resource planning, surveying and research, इमेज एनालिसिस, एनवायरमेंटल असेसमेंट, पावर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सब के ऊपर हम GIS तैयार कर सकते हैं। हमने इंडिया का मैप लिया, ठीक है, हमने इंडिया का मैप लिया और हमने अगर उसको GIS एनेबल करना है इन द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम उस मैप के अंदर ऐसे एरिया शोन कर देंगे जहाँ पर रेगुलरली टेम्परेचर बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तो चक्रवात आने की संभावना बता दी जाती है। लैंडस्लाइड के लिए हम कुछ प्रीवियस डाटा यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट से डाटा ले सकते हैं कि वहाँ पर कुछ चट्टानें हिल रही हैं, तो उसको यूज़ करके GIS का सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं। इंडिया फोररनर है ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में। 90s से ही हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमने भेजा। और ये देखिए,
सम इनिशिएटिव अगर हम देखें जीआईएस के, तो हम नेचुरल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होगा भाई, वाटर बॉडीज़ आपकी एक मैप पर बना दी जाएंगी। सब क्या है, जीआईएस ही तो है। कैसे पता चला कि आपको ये इधर कोर्स जा रहा है, सैटेलाइट की इमेजेस ली प्लस कुछ जो लोकल लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी इमेजेस ली, उन सबको मिला करके आपने एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार कर दिया। स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, भुवन इमेज पोर्टल हमने यहाँ पर लॉन्च किया, दिल्ली स्टेट का अलग है। तो इस तरह के बहुत सारे यूज़ किए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडरेशन प्रोग्राम, इसमें हम एक पूरे जो इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन सब का डिजिटाइजेशन यहाँ पर करते हैं। जीआईएस सिस्टम ही तो है, और क्या है। फिर ये हमने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या था कि आपके चारों तरफ कितने लोग कितने एरिया में प्रेजेंट हैं वो सब बताएंगे। कैसे पता चलता है ये सब कि कितने लोग कितने एरिया में प्रेजेंट हैं, सब जीआईएस के थ्रू पता चलता है। गूगल मैप के थ्रू पता चल जाता है कि आपकी लोकेशन क्या है। देखिए ये इमेज से आपको समझ में आएगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया हमने यहाँ पर लिया, और ये एरिया जो है 14 अप्रैल 2020 का हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह के जो हॉटस्पॉट थे जहाँ पर कोविड-19 के केसेस थे, वो 47 हॉटस्पॉट, ये इमेज कहाँ से ली होगी हमने, ये इमेज सैटेलाइट से ली होगी। ओके, तो सैटेलाइट से इमेज लेने के बाद यहाँ पर हमने कोरोना वायरस के डाटा को इस तरीके से कंप्यूटर के थ्रू प्रेजेंट कर दिया कि एक ऐसा मैप हमें मिला जिसको देख करके हम सीधे बता सकते हैं कि हाँ इतना एरिया कंटेमिनेटेड है। ऐसे वरना किसी को बताओगे नहीं पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जीआईएस के थ्रू हो पाती हैं। जीआईएस मैपिंग एंड लोकेशन ट्रैकिंग, ये हमने यूज़ किया क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम CQAS को यूज़ करने में। अगर कोई पर्सन जंप कर जाता है क्वारंटाइन सेंटर से, तो ये जीआईएस जो मैपिंग थी ये आपको अलर्ट कर देगी। कैसे पता चला कि भाई वो बंदा यहाँ से भाग गया, तो सब जीआईएस के थ्रू पता लगता है। ये हो गया आपका। ओके, उसके बाद आपकी यहाँ पर कुछ ओबिचुरीज़ दी गई हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो कि CSIR में वर्क कर चुके हैं, या तो डायरेक्टर के पद पर या उससे थोड़े नीचे पद पर, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो गोविंद स्वरूप जी के बारे में बताया गया है। 7 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। अगर हम इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने कुछ काम किया कि ही अचीव्ड बाई कंसीविंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव टेलीस्कोप। तो मेन काम इनका टेलीस्कोप बनाने का था, और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज हो सकते हैं। इन्होंने जनरेशन को इंस्पायर किया, यंग इंजीनियर्स को इंस्पायर किया, जो ठीक है, whom he thought not only to dream of impossible things। तो ये इनका काम है। देखिए इतने जो है नहीं जाना है इनके, ये इनकी पूरी बायोग्राफी यहाँ पर दी हुई है। मेन वर्क क्या था इनका, मेन वर्क इनका ये था कि इन्होंने इनोवेटिव टेलीस्कोप्स बनाए। ठीक है, द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT established under the leadership of प्रोफेसर गोविंद स्वरूप फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च मीटर वेवलेंथ। तो ये इन्होंने तैयार किया। आप मुझे बताइए ये जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इंडिया में कहाँ पर सेटल हुआ है। ये दिख रहा है ना आपको, तो ये कोई प्लेस ही होगा। किस प्लेस पर ये जो आपका GMRT को बनाया गया या लगाया गया, तो उस प्लेस का नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इन्होंने बनाया ऊटी रेडियो टेलीस्कोप, 1969 में तैयार हुआ था। ओके, तो ग्रेविटेशनल लेंसेज इंक्लूडिंग डेट ऑफ द न्यू पल्सार्स क्वेसर्स एंड इन सब। देखिए सौर मंडल की आपको खोज करनी है तो रेडियो टेलीस्कोप्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा ही रेडियो टेलीस्कोप इन्होंने तैयार किया, और इन्होंने सपोर्ट किया किसको, बिग बैंग थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी को। तो ये अच्छी बात है। ऑलराइट, फिर ये यहाँ पर देखिए जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में बताया गया। इसका जो काम था वो प्लैनेट्स को, स्टार्स को, रेडियो गैलेक्सीज़ को, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को, इन सब को डिटेक्ट करना था। आप मुझे इसकी लोकेशन बताइए, ठीक है, कि ये कहाँ पर सेटल है इंडिया के अंदर। फिर ये एक ट्रिब्यूट दिया, ये ओबिचुरीज़ हैं NK सहगल जी को। तो ओके, ये हमें नहीं पढ़ना। फिर फिर ट्रिब्यूट दिया इन्होंने डॉक्टर नरेंद्र के सहगल जी को। तो इन्होंने क्या किया भाई, ऐसा साइंटिफिक प्रिसीजन मीट कम्युनिकेशन एक्सीलेंस, तो कम्युनिकेशन एक्सीलेंस के क्षेत्र में इन्होंने वर्क किया। इतना ही इसके लिए अंदर काफ़ी है। ठीक है, ओबिचुरीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो फिर बाकी का क्या पढ़ते रहेंगे। फिर एक आए आपके नरेंद्र के सहगल, प्रोपोनेंट ऑफ रिसर्च इन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इन इंडिया। तो लोग साइंस को समझें इंडिया के अंदर, उसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इनके ओबिचुरी के ऊपर यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल छापा है। ठीक, अब जो
हमारा मेन आर्टिकल है वो ये है कि बैक्टीरियोफेज एंडोलाइसिस ये है अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो आप हर एक बीमारी के लिए ले लेते हैं और फिर आपको दिक्कत होती है जब आप उसका मेन ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। तो उसका ही एक अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पर ये टेक्निक जो है, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी आई है बैक्टीरियोफेज एंडोलाइसेंस। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव है एंटीबायोटिक्स का। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन सीन्स हिस्टोरिकल टाइम। तो बैक्टीरियल डिजीज़ यहाँ पर होती रहती हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड या ब्यूबोनिक प्लेग। इस तरह की चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिली हैं, विच किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल्स इन अ शॉर्ट स्पान, जो कि एक बहुत थोड़े समय में मिलियंस ऑफ पीपल्स को यहाँ पर मार देती हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स ह्यूमन फाइनली गोट अ वेपन टू फाइट दिस। तो जब से एंटीबायोटिक्स आई हैं, ये जो बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने की हमारे पास क्षमता विकसित हो गई है। लेकिन एंटीबायोटिक्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड एज अ प्राइमरी क्योर। तो जहाँ पर भी आप जाते हैं तो पहले लोग एंटीबायोटिक्स ही लगा करके दे देते हैं कि इन्हें खाइए, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पैथोजेंस से लड़ लेती हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी। तो एंटीबायोटिक्स पहले प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उसके बाद ही स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह चलते हैं। उससे काम हो गया तो फिर बंदा जाता ही नहीं दोबारा। हाउएवर, एज विद एनी गुड थिंग, ईजी एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स। अभी एंटीबायोटिक्स का बाज़ार इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स ही सप्लाई कर दी जाती हैं इन एन अनरेस्ट्रिक्टेड ऐसे। अगर एक से काम नहीं हो रहा, 2 टैबलेट ले लो, हो जाएगा काम। तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड कर दी गई हैं। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज़ बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल क्राइसिस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब अभी आपको समझ में आएगा, ये देखिए। Antibiotics resistance occurs when bacteria evolves rendering the antibiotic ineffective। ठीक है, जब आप एंटीबायोटिक किसी को ज़्यादा लगातार देते रहते हैं तो उसके अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं कि फिर अगर आप एंटीबायोटिक से स्पेशल ट्रीटमेंट उस दवाई के लिए देते हैं, उस बीमारी के लिए देते हैं, तो फिर वो इनफेक्टिव रहता है। जैसे टीबी के लिए मान लो आपने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पहले खाई, आपको आराम मिला, अच्छा है, लेकिन अब उन एंटीबायोटिक्स के जो अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ शरीर में आपके उत्पन्न हो जाएंगी, और जब आप कुछ समय बाद एंटीबायोटिक्स लोगे तो आपको उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पहले से ही शरीर में प्रेजेंट हो गई हैं। और जब आप टीबी का स्पेशल ट्रीटमेंट विदाउट एंटीबायोटिक लोगे तो वो भी वहाँ पर आपका असर नहीं करेगा। तो इसको सुपर बग के रूप में जाना जाता है। एंटीबायोटिक जब रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है तो एंटीबायोटिक्स को सुपर बग के नाम से जान लिया जाता है। दिस एवोल्यूशंस कम फ्रॉम मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन ऑफ ए बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स और ओवर एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस जीन। तो यही बात जो हमने आपको बताई, द रिजल्टिंग बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस टू ऑल अवेलेबल क्लिनिक एंटीबायोटिक्स। तो बाकी की जो एंटीबायोटिक्स आप लोगे ना बाद में, तो वो कुछ असर नहीं करेंगी अगर आपका एक बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ओकर हो गया तो। अब ये एनिमल्स से लेकर के प्लांट से, फिशरीज से लेकर के हर किसी चीज़ में अगर एक बार कोई चीज़ एनवायरनमेंट में पहुंच गई तो फिर समझ लो वो हर जगह पर है ही है। तो इस तरह का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रिवलेंस WHO ने कहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिला है। ठीक है जी। अब ये कुछ टर्म्स यहाँ पर आप देखिए कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 तरह के क्लासीफाइड किए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम निगेटिव। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बैक्टीरिया का एक ग्रेडिएंट सिस्टम है। तो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ये स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, और ग्राम निगेटिव क्या होता है, इंटेस्टाइन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो एक आउटर और एक इनर आपका इफेक्ट करता है। ग्राम पॉजिटिव आपका आउटर है और ग्राम निगेटिव आपका इनर है। इन्फेक्शंस एंड न्यूमोनिया आर फीचर्ड ऑन अ प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट रिलीज्ड बाय द WHO। तो WHO ने ये कहा है कि इन्फेक्शंस जो कि ग्राम निगेटिव के थ्रू होते हैं, ग्राम निगेटिव इन्फेक्शंस एंड निमोनिया की जो बीमारी है वो WHO की प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट में सबसे ऊपर है और ग्राम निगेटिव के कारण फैलते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज आर मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अब इनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे निमोनिया या इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये हो गए आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, इनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट से इसको बचाती है। अगर आप बाहर से देखिए, ये जैसे ही ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ये इसका कुछ DNA RNA इसका जीनोम हो गया,
आप बाहर से कुछ भी दोगे तो इतनी ज़्यादा इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन ताकतवर है कि ये इसका कुछ असर इस पे अंदर होने नहीं देती, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑलराइट, इतना आपको समझना था, इतने में ही आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गए होगे, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंडोलाइसिन नाम का जो भी, अगर आपसे पूछे कि अभी अभी एक टर्म एंडोलाइसिन न्यूज़ में थी, क्या है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये है अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स लोग ना लें उसके लिए बनाया गया है एंडोलाइसिन। बस बस इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर, इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर याद नहीं रखना। ओके, फिर ये देख लेते हैं हिडन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फीचर आर्टिकल है, देख लेते हैं। ओके, देखिए हिडन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स, पहले तो ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं एनर्जी का। तो ये एनर्जी अगर हमारे शरीर में है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से है। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बेट का कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ड्यूरिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O, जब इसका फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा आपका ग्लूकोज, ठीक है जी। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पॉइंट, जस्ट पॉइंट, प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, या फिर सेल्यूलोज के रूप में, या फिर हेमी सेल्यूलोज के रूप में, विच इज़ देन कंज्यूम्ड बाई हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स प्लांट्स वगैरह, एंड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू गिव वाटर एंड CO2। तो ग्लूकोज वापस जो है इनमें ही कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में इन द एनिमल बॉडी, और प्लांट बॉडी ये CO2 और H2O मिल करके आपका बना देते हैं ग्लूकोज, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के रूप में आपकी एनिमल बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी तरीके से आप बस यहाँ पर यही देखिए कि मेनली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि आपका CO2 और H2O मिलकर के क्लोरोफिल, लाइट और फोटोसिंथेसिस मिलकर के बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज आप देखिए सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लूकोज, ये जब आपका सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में पौधों में हो जाएगा, ठीक है, जब ये एनिमल बॉडी में जाएगा तो वापस CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जो आपको एनर्जी मिलती है वो यहीं से ही मिलेगी। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का यूज़ है या नहीं है, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए पहले तो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में। इन अ ह्यूमन बॉडी ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है ओलिगोसैकेराइड चेन्स प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। आपके रेड ब्लड सेल्स में सैकेराइड्स की चैन होती हैं, सैकेराइड्स की चैन हो सकती हैं ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरह की चैन्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका ब्लड में ओलिगोसैकेराइड्स है तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो O टाइप का है। अगर आपके ब्लड में मोनोसैकेराइड्स, वो भी N एसिटिल गैलेक्टोसेमाइन है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो A है। अगर आपके में मोनोसैकेराइड्स इन द गैलेक्टोज फॉर्म में है तो आपका ब्लड ग्रुप B है। और अगर आपके RBC में ओलिगोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड दोनों हैं तो आपका ब्लड ग्रुप AB है। कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बस जस्ट हमने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में, इतना काफ़ी है, यकीन मानिए इतना काफ़ी है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के फैक्ट की बात करें तो इरिथ्रिट्रोल ए मोनोसैकेराइड फाउंड इन ग्रेप्स, पियर्स एंड वाटरमेलन इज एज स्वीट एज शुगर। तो ये जो आपका मोनोसैकेराइड है इरिथ्रिट्रोल, ये एज स्वीट एज शुगर, चीनी की तरह ही मीठा है, बट इट नीदर कोज डायबिटीज़ नॉर टूथ डिके। तो कभी कभी चीनी ज़्यादा कंज्यूम करने से टीथ डिके हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, वो अगर आप इस मोनोसैकेराइड को लोगे तो वो सब कुछ नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पहला फैक्ट हो गया, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मेनिंजाइटिस कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन, तो वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी कार्बोहाइड्रेट का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे A आपकी एंटीबॉडी है,
बी आपका बैक्टीरिया हो गया और सी आपका एंटीजन हो गया। ठीक है, सी आपका एंटीजन हो गया। तो ये जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं ये इसको पूरा ढक लेती हैं और उसको किल कर देती हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ हो सकता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोज गिव ए स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम में सॉफ्ट इतनी कैसे होती हैं? कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज की वजह से, जो कि सेल्यूलोज का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, जेलीज या पाई ये सब इतने जो हैं सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। बस इतना आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर हम देखें तो सेल्यूलोज का एक प्रोडक्ट है कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज, उसके कारण ये ऐसा होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कॉमन आयुर्वेदिक फॉर्मेशंस जैसे एलोवेरा है, जेल है, गिलोय है, इन सब के अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये सैकेराइड का मतलब आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप हैं सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। तो उन सब का ही यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एलोवेरा वगैरह में आपके पॉलीसैकेराइड्स के साइंस देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने से, बिकमिंग अ रियल मीनेस वर्ल्ड वाइड, एंड सो मोर पीपल आर ऑप्टिंग द आर्टिफिशियल स्वीट्स लेते हैं टू रिड्यूस शुगर कंजम्पशन। किस तरीके से शुगर को कम लिया जाए? तो उसके लिए सैकरीन, एस्पर्टेम, सुक्रालोज एंड एसिड ऐसे सल्फेम, पोटेशियम आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो ये आप एज अ शुगर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर यूज़ नहीं करते, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर द ड्रग कैरियर्स। तो ड्रग कैरियर्स के रूप में यूज़ होता है, मींस ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स इन आवर बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं। फिर न्यू न्यूट्रास्यूटिकल आर फंक्शनल फूड विद हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जो या होते हैं आपका न्यूट्रास्यूटिकल रोल यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स प्ले करते हैं, टेक करते हैं सप्लीमेंट्स को टू द ऑगमेंट हेल्थ, फॉर एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट, बायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, इन सब के रूप में आपका यहाँ पर यूज़ हो जाता है। ठीक, अब इसका चौथा अगर हम कार्बोहाइड्रेट का फैक्ट देखें तो सेल्यूलोज एंड काइटोसान आर यूज एज फैब्रिकेटिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को यहाँ पर फैब्रिकेट करने में भी इनका यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया जाता है फ्रेगनेंस में, काइटोसान को यूज़ कर सकते हैं आप फ्रेगनेंस प्रोडक्ट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। तो पॉइंट है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, कैलोरी रिजर्वर के रूप में यूज़ होते हैं, और पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट की लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए, मतलब जो अंडा आप सादा रखते हो एक दिन में सड़ जाएगा, वही पैकेज फूड का एक महीने में भी नहीं सड़ेगा। तो किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फूड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। साइटोसान कैप्सूल्स आर टेकन एज अ डाइटरी सप्लाई। तो यह आपका रेगुलर एक्सरसाइज में भी यूज़ हो सकते हैं एज ए काइटोसान। काइटिन इज़ अ पॉलीसैकेराइड। तो काइटिन यहाँ पर पॉलीसैकेराइड से डेट कॉन्स्टिट्यूट द हार्ड शेल। क्रैब्स आपने कुछ देखे होंगे जिनकी शेल हार्ड होती है, तो वहाँ पर काइटिन का यूज़ होता है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड मॉड्यूल यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर सेलोफेन इज़ अनदर प्रोफेशनली यूज्ड पैकिंग मटेरियल। तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट है ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। फिर काइटोसान इज़ एन अनदर कार्बोहाइड्रेट कैंडिडेट दैट इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है काइटोसान एज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी है, बाकी डिटेल में इतना नहीं जाना होता। सेल्यूलोज प्लेज ए वाइटल रोल इन सेपरेशन टेक्निक्स। फिल्टर पेपर यूज द लेबोरेटरीज, 98% सेल्यूलोज का यूज़ होता है यहाँ पर केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक, पॉलीसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी आर यूज्ड इन सनस्क्रीन। तो रेड ब्राउन और ग्रीन एल्गी से अगर हम पॉलीसैकेराइड्स को यूज़ करते हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं सनस्क्रीन लोशंस में, स्किन केयर जेल्स में, फेयरनेस क्रीम और एंटीजन सीरम्स में। ओके, फिर ये देखिए अगार अगार एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। तो सीवीड से ये निकलती है, इज़ पॉपुलर फॉर इट्स गेटिंग जेलिंग एबिलिटीज़ एंड वाइडली यूज्ड इन मेकिंग जेलीज कैंडीज़। ठीक है, तो अगार अगार का यूज़ कहाँ पर होता है? जेलीज़ बनाने में, मार्शमेलो बनाने में। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बनाने में अगार अगार का यूज़ होता है। सीवीड से निकाला जाता है, जेलीज़ कैंडीज़ बनाने में इसका यूज़ होता है। ओके 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 ओके, दैट इज़ सफिशिएंट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट सेक्शन। ओके,
अब ये एक ऐसे ही आर्टिकल यहाँ पर अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट यहाँ पर अच्छे देखने को मिले बिहाइंड द लेबल। यहाँ पर देखिए आप, 60% आपकी बॉडी का पानी होता है, फिर 19% प्रोटीन होती है। तो ऐसे आपको लगाने के लिए आ गया कि वाटर, फिर प्रोटीन के बाद फैट्स ऑफ योर टिश्यू हिडन अंडर द स्किन दैट इज 17%, तो फिर फैट आ गया, फिर कार्बोहाइड्रेट 3% आ गए, और उसके अलावा भी कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ये कुछ और मटेरियल्स यहाँ पर हो गए, ये आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको अधिक से कम मात्रा की तरफ लगाने के लिए आ जाएं तो आप लगा सकते हैं। ओके, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट या आई एम, ये देखिए 16 अक्टूबर को एवरी ईयर वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज़ जस्ट वन पॉइंट, किसी भी छोटे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है। ऑलराइट, ये देखिए इस आर्टिकल में कुछ काम का था नहीं वैसे। एक ट्यूबीफैक्स बॉम्ब के बारे में बताया गया था, जो कि मछलियों को खाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ट्यूबीफैक्स बॉम्ब, ठीक है। द आदि गंगा इज़ अ कोर्स ऑफ द रिवर हुगली या भागीरथी इन कोलकाता सिटी। तो आपको आदि गंगा रिवर के बारे में जस्ट ऐसे नॉलेज होनी चाहिए कि आदि गंगा रिवर जो है वो आपकी इन द कोर्स ऑफ हुगली या भागीरथी रिवर कोलकाता सिटी में पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम वन, ये देखिए वन ऑफ द फेवरेट फूड ऑफ एक्वेरियम फिशेज क्या, ट्यूबीफैक्स। तो ट्यूबीफैक्स बॉम्ब ऐसे दिखते हैं, ये सैंपल ऑफ ट्यूबीफैक्स बॉम्ब। ऑलराइट, ये वाला आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरह के फिशेस को खिलाने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, ऑलराइट, ये देखिए फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ही देख लेते हैं। व्हाट्स न्यू, क्वांटम कंप्यूटेशन का यूज़ करके एक एरर करेक्टिंग कैट बनाई गई है। क्वांटम इंफॉर्मेशन जिसकी सबसे छोटी इकाई क्यूबिट होती है, उसको यूज़ करके यहाँ पर एरर करेक्टिंग कैट बनाई गई है, कोई ज़रूरी बात नहीं है। फिर इस तरह के सेंसर यहाँ पर बनाया गया है, आपकी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ बताएंगे। फिर ये आपका बैक्टीरिया ग्रेवर बनाया गया है, यानी इसके अंदर आप बैक्टीरिया को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव एंड GVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस फोटोनिक सिस्टम ऑफ रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी पैरामीटर्स। रियल टाइम का मतलब है कि जिस समय में जितनी है उस समय में उतनी ही बताएगा। द एयर क्वालिटी, द एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पेटेंट पेंडिंग, अभी इसका हम पेटेंट लेने के लिए गए हैं पर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इज़ एन इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र बैक स्कैटरिंग, स्टैटिकल मशीन्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो इन सब का यूज़ करके ये यहाँ पर आपको एयर की जो प्रेजेंट जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको बताएगा, एयर की क्या क्वालिटी चल रही है इन द रियल टाइम, ये आपको यहाँ पर बताएगा। फिर ये एक स्मार्ट वॉच बनी है, आप चाहे खरीद लीजिएगा। फिर ये आपका पायोनियर इनोवेशन डिसइंफेक्शन सैनिटाइजेशन यहाँ पर चल रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उसी के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, जैसे इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ से आप वाहन लाइए और पूरा वाहन यहाँ से सैनिटाइज, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई। फिर इस तरह के आपने इक्विपमेंट्स रखे हुए देखे होंगे, ठीक। यहाँ से आपका सैनिटाइज़र वगैरह निकलता है, बैंक्स वगैरह में ये आज भी रखे हुए हैं, ठीक। अलग अलग नाम इनके दे दिए गए। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ एक आर्टिकल आया है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मैमल, यहाँ बात हो रही है बैट की। बैट सिर्फ इसका ये देखिए किटीज़ होग नोज्ड बैट, तो ये इसका नाम है, किटीज़ होग नोज्ड बैट, ऑल्सो नोन एज द बम्बल बी बैट, इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। बस दैट इज़ द पॉइंट, स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड इज़ वोट, किटीज़ होग नोज्ड बैट। ओके, ये इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, इतना ज़्यादा जुड़ी नहीं है, बस इतना ही काम का था कि स्मॉल सबसे जो स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड है वो है आपका होग नेस्ड बैट, ठीक। ये इसके कुछ इमेजेस यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो आर्टिकल आपके यहाँ पर ख़त्म होते हैं। ये कुछ आपके लिए फूड हाइजीन के क्वेश्चंस हैं, आप चाहे यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि PDF हम आपको इसकी अवेलेबल नहीं करा पाएंगे और उसके लिए हम यहाँ से माफ़ी भी मांगते हैं आपसे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑलराइट, फिर कुछ क्वेश्चंस ये रहे,
इनके आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर साइक्लोन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। पिछले कुछ 1-2 साल में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स यहाँ देखने को मिले, तो उनके ऊपर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हैं। ये देखिए, ये इनके आंसर्स हो गए यहाँ पर। ओके, ये आपको नहीं पढ़ना है, ड्राइंग कंपटीशन था। ठीक है जी, तो ये आपकी यहाँ 65 पेजों की मैगज़ीन पूरी हो गई। 65 पेजेस हमने मैगज़ीन के अंदर यहाँ पर कवर किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मैगज़ीन कवर हो चुकी है। तो ये थी आपकी साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन। कमेंट में बताइएगा मैगज़ीन कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप इस तरह के आने वाले महीनों में और चाहते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट कीजिए। कुछ अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बनाइए, सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। ऑलराइट, तो CSIR का 79 फाउंडेशन डे था, तो उसके ऊपर मैगज़ीन थी। ये हमने पूरी मैगज़ीन यहाँ पर कवर कर ली। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।